शुक्रिया आप सभी का। और पावर ऑफ सोशल यूनिटी के प्रेसिडेंट परवीन चंद जसल साहब, मैडम अत्री सोमात्री जी और काजल साहब, मंच में उपस्थित और दोस्त, मंचासीन गेस्ट, इस सभा में उपस्थित सारे बंधु मित्र, आप सभी को जय भीम जय रविदास। एक साल के अंदर दूसरी बार आए। 17 दिसंबर 2022 को आया था और तकरीबन 9 महीना हुए। फिर दोबारा यहाँ आया तब देखा एक नए चैनल का जन्म हो गया है। सो आप सभी को बहुत बहुत बधाई सभी को। आज मैं चाह रहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन मीडिया पर है और मीडिया का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, उस पर बोलूं, लेकिन सब्जेक्ट मैंने पहले ध्यान से देखा नहीं था। पूना पैक्ट पर बोलना तो दोनों मिक्स कर दूंगा, थोड़ा पूना पैक्ट पर भी और थोड़ा सा मीडिया पर भी और थोड़ा सा संस्थान पर, इंस्टीट्यूशन पर। मैं समझता हूं कि संस्थान जिनके पास नहीं होते हैं, इंस्टीट्यूशन नहीं होते, जैसे बिल्डिंग पावर ऑफ सोशल यूनिटी संस्थान है, तो जिनके संस्थान नहीं होते उनके पास कुछ भी नहीं होता है। इसको गंभीरता से सोचा जाए। बाबा साहब पहले आए तो संस्थान ही शुरू किए थे, इंस्टीट्यूशंस बनाए थे। मूक नायक पहले पत्रिका शुरू की थी ना, पहले जाके नेतागिरी में नहीं कूदे थे, इलेक्शन लड़ने नहीं गए थे, इलेक्शन बहुत बाद में। बहरहाल उस पर आऊंगा, लेकिन चूंकि पंजाब में हूँ, पटियाला में हूँ, तो दो शब्द संत रविदास जी पर भी कहना जरूरी है। मैडम ने पृष्ठभूमि बनाई थी। अमूमन ये देखने में और समझने में आता है कि कई बार हमारे लोग संत रविदास अंबेडकर बनाम करके देखते हैं, वर्सेस देखते हैं, या कबीर और तमाम ऐसे देखते हैं। वैसी बात नहीं, ये सब एक ही परंपरा की कड़ी है, उनका विस्तार है। अगर बाबा साहब को आपने पढ़ा होगा तो जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, अछूत कौन और कैसे, ये किताब बाबा साहब ने संत रविदास और चोखा मेला को समर्पित किया है। और लिखा है, आप पढ़िए, पहले पेज में लिखा हुआ है, लिखा है कि अस्पृश्य समुदाय में पैदा होने के बावजूद अपने कर्मों से, अपने विचारों से उच्चता के शिखर पर पहुंचे। ये देखिए पहले पन्ने पे है। अब बाबा साहब के जमाने में थोड़ा दूसरा मामला है। उनको बड़ौदा, ऑक्सफोर्ड, अमेरिका कोलंबिया जाने का मौका मिला, अंग्रेजी एजुकेशन हुई, अंग्रेजी में पढ़े, दुनिया के तमाम दर्शन को पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। तो विस्तार उनका यह है कि वो संत परंपरा को एक राजनीति की दिशा में ले जा रहे हैं और कास्ट के सवाल को बाबा साहब ने पॉलिटिकल क्वेश्चन बनाया है कि जातियों में सुधार करना संभव नहीं है। ये 4 मंजिला इमारत है, जो जिसमें पैदा होता है उसी में रहता है, मर जाता है, इसलिए इसका नाश करना होगा, इसका विनाश करना होगा। ये था। और इसके पीछे उनके जितने एक्सपोजर हैं, दुनिया भर के अध्ययन है, उसका पूरा काम कर रहा था उनके पीछे। तो ये मसला है। इसलिए इस मंच के माध्यम से और पावर ऑफ सोशल यूनिटी के माध्यम से, तमाम आप सबके माध्यम से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहे संत कबीर हो, रविदास हो, फूले जी हो, अंबेडकर हो, ये सब विस्तार है, एक दूसरे की कड़ी है, एक दूसरे के विपरीत कोई नहीं है। ध्यान से पढ़े जाने की जरूरत है, तब जाके हमारा सोशल यूनिटी बनेगा भी। और सोशल यूनिटी में सिर्फ एक जाति के लोग खाली रहे तो भी बात नहीं बनती है, सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग रहे तो बेहतर लगता है कि सोशल यूनिटी दिख रहा है। अब चलिए थोड़ा सा पूना फैक्ट पर बात कर लेता हूं। मैं उल्टा सवाल, हर समय मैं इतिहास का छात्र हूं ना, तो इतिहास का छात्र हर समय सवाल खड़े करता है, नए नए सवाल लाता है। हम सवाल को उलट करते हैं। अगर पूना पैक्ट नहीं हुआ होता तो पूना पैक्ट तो हो गया, और हमारे दलित बंधु कई संगठन, बड़े बड़े संगठन वाले पूना पैक्ट हुए 1932 से जोड़ लीजिए कितना हो गया, तकरीबन 90 साल से ज्यादा हो गया। और आज तक उनका शत्रु नंबर 1 गांधी है। गांधी को खूब गाली देना है, पेट पानी पी कर, जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस, ये सब हमारे दलित संगठन ज्यादा की समझ यही है। और उनके नजर में सावरकर गोलवलकर जो है उनके आका है। सावरकर गोलवलकर, उसमें सवाल नहीं होगा। जितने
गड़बड़ी हुई सब उधर हुई, और बीजेपी आके आरएसएस आके आपको जो है ना मलाई और बटर चाप खिला रही है। तो ये समझ है। तो मैं आता हूं, उसके बाद में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि पूना पैक्ट नहीं हुआ और होता तो क्या होता, और जितने हल्ला हंगामा करते हैं पूना पैक्ट के बाद क्या परिवर्तन आया ये भी नहीं बताते हैं। साइमन कमीशन उसके पहले है, जब बोल में सम्मेलन हुआ कॉमनवेल्थ अवार्ड आया तो एक सुनिश्चित कोटा फिक्स किया गया, सुनिश्चित कि इतने सीट पे अस्पृश्य जो है अछूत अपना उम्मीदवार खड़े करेंगे और चुनेंगे। पूना पैक्ट जब हुआ तो उसकी संख्या 148 बढ़ा दी गई, नंबर बढ़ाए गए। पहले नंबर कम था, एग्जैक्ट नंबर मैं बता देता लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रहा। हाँ 148-72 था, उससे 148 हुआ। चलिए हम फिर भी मान लेते हैं कि पूना पैक्ट नहीं होता और गांधी आंदोलन पर नहीं जाते तो 72 होते। तो आजकल तो पार्टी का पार्टी खरीद ले रहा है, तो 72 जीत के भी क्या करते, नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र में नहीं देखा आपने, बिहार में नहीं देखा, पार्टी का पार्टी जब खरीद ले रहा है कितने करोड़, 100 करोड़ चाहिए, 500 करोड़, 1000 करोड़ लो और आ जाओ। पार्टी छोड़ो, वोटर बिक जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वोटर की बोली पंजाब में लगती है, मुझे पता है 5000, 10,000, 20,000 तक पर वोट जाता है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हाँ, तो जब वोटर बिक जाए, जब नेता बिक जाए, जब पार्टी बिक जाए, तो आज कल्पना करो कि आप दलित को चुनते तो फिर अगर खरीद लेता तो क्या करते, 5 साल बाद ही तो रोते, फिर दूसरे को चुनते, दूसरा भी खरीद लेता पूरा पार्टी, तो क्या करते। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो चुनाव है उसमें दलितों की एक जातियां दूसरे जाति के खिलाफ भिड़ी हुई है कि नहीं, है कि नहीं, बताइए मुझे। आप जाओ तेलंगाना में, वहां माल मदिगा भिड़ा हुआ है दूसरे से, कहीं जाटा और खटिक भिड़ा हुआ है, कहीं चमार वाल्मीकि भिड़े हुए एक दूसरे से, कहीं रवदसिया पासवान एक दूसरे से भिड़े हुए। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? मैंने थोड़ी बांटा, मैं तो आपके सामने इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बटे हुए भिड़े हुए हैं। तो उस समय भी अगर सिर्फ दलित को चुनता तो पीछे मान लो कि अडानी अंबानी जैसे धनाढ्य व्यक्ति बैठे रहते तो और पैसा दे दे, खूब लड़वाते, तो वो भिड़ो, जो जीतेगा उसको मैं खरीद लूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिर्फ राइट मिल जाने से, पॉलिटिकल राइट मिल जाने से, और जब तक आपकी वैचारिक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नहीं है, जब तक आप ईमानदार नहीं, तब तक कुछ भी मिल जाए आप उसको संभाल के नहीं रख सकते। नहीं देखते आम जीवन में बाप ने अरबों खरबों कमा के बेटा को दिया और बेटा पी पा के उड़ा दिया उसे, होता नहीं। एक कांस्टेंट लगातार आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में जाना, वैचारिक युद्ध में जाना बेहद जरूरी है। इसके लिए संस्थानों की जरूरत होती है, इसके लिए इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत होती है, इसके लिए पढ़ने लिखने अखबार चलाने वाले लोगों की जरूरत होती है। हम लोगों ने कुछ क्रिएट किया है, बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी कैसे मिल जाए, उसी में सारी ऊर्जा लग गई। 60 साल बाद रिटायर होंगे तो जसल साहब जैसे यंग में बहुत कम होते हैं कि लगातार लगे तो बाकी लोग आराम करते। अब सरकारी नौकरी, वही इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर पृथक निर्वाचन क्षेत्र रहता तभी खरीद लेते पूरे पार्टी की पार्टी। अब आप आश्रित हो, डिपेंडेंट हो सरकारी नौकरी पर। अब सरकारी नौकरी चली गई तो तब क्या होगा? कोई आपका स्टॉक मार्केट में नहीं है, कोई सेबी में नहीं है, कोई आर्थिक संस्थान नहीं कंट्रोल कर रहे हो, 10-20 इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं दिख रहा है मुझे, 10-20 इंटेलेक्चुअल नहीं दिख रहा है, कहीं है तो बता दीजिए कि हाँ है। कोई इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर नहीं दिख रहा है, मिला जुला के दिल्ली आसपास 2-4 लोग उधर कुछ करता रहता है। तो समस्या, प्रॉब्लम लाइज समवेयर एल्स, और एक दिन में इसका इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर आए थे, कोई तोप लेकर नहीं आए थे, पैसा लेकर नहीं आए थे, एक पेन और दिमाग था। वो इलेक्शन लड़के जितना नहीं राइट्स प्रिजर्व कर पाए, जितना अधिकार आपको नहीं दिलवा पाए, उससे ज्यादा वो तर्क करके, आर्गुमेंट करके, ज्ञापन देकर अंग्रेज को, फिर जवाहरलाल नेहरू को भी स्टेट एंड माइनॉरिटी दिया, बोले बहस करिए कि हमारे लोगों के राइट्स क्या होंगे। आजकल हमारे लोग अपने लिए बहस करते हैं,
सोसाइटी के लिए बहस नहीं करते, अपने लिए करते हैं। और जब सारी संस्थाएं निजीकरण हो रही थी तो हमारे दलित नेता भी बेचने में शामिल थे। करो क्या करोगे? जितनी सरकारी संस्थाएं बिकी उसको बेचने में हमारे दलित नेता इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। 10 साल में मोदी साहब की सरकार में 23 कंपनियां बिकी हैं, जीरो बना। एक कंपनी में मान लो 50,000 लोग काम करते, 23 में 11.5 लाख, 10 लाख मान लो, 10 लाख का 22.5% निकाल लो, 2,22,000 हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोगों को भी तो नौकरी मिलती, ओबीसी की भी तो नौकरी मिलती। तो एक झटके में जो आपका मिडिल क्लास था प्राइवेटाइज किया, खत्म। अभी तक हमारे लोग अभी नशे में है कि देश पे कब्जा कर लेंगे, हुकूमत कर, ऐसे कब्जा होता है। डॉक्टर अंबेडकर पूना पैक्ट के बाद 10 वर्षों तक पूना पैक्ट को सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेशन होता करते थे। उसके पहले क्या था? कुछ नहीं था। चलो कुछ मिला, दलितों को जो राइट्स मिला डॉक्टर अंबेडकर ने किश्तों में दिलाया, किश्तों में। आज पहले तो कॉमनल अवार्ड में सिर्फ राजनीतिक अधिकार था, जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो सारे जगह लागू हुआ, नौकरियों में, यूनिवर्सिटी में, सब जगह लागू हुआ। नहीं लागू। 24 अप्रैल 1948 को लखनऊ में बाबा साहब का एक भाषण, उससे ठीक 1 साल पहले उन्होंने पूना पैक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया था। और वो आंदोलन जो है लखनऊ में भी हुआ था, पूना में हुआ था, कई जगह हुआ था। लखनऊ में भाषण में उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस सरकार क्यों ज्वाइन किया। कहा हर समय लड़ते नहीं रहना चाहिए, सिर्फ लड़ने के लिए लड़ना ठीक नहीं है, कई बार राजनीति में समझौते भी करने पड़ते हैं। तो मैं बाहर रह के कुछ नहीं कर पाता, तो कम से कम अपने लोगों के लिए अधिकार को मैं कुछ प्रोटेक्ट कर पाऊं, इसलिए कांग्रेस में मैं शामिल हूं। तो आज जो दलित लोग गला फाड़ के गाली देते तो अंबेडकर को भी गाली देना चाहिए ना, कि कांग्रेस से उनसे ज्यादा तो कोई नहीं लड़ा होगा। बाबा साहब से ज्यादा किसी ने लड़ाई लड़ी है कांग्रेस से? कोई नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई बड़ी थी ना, वो लिख के भी लड़ते थे, अब बोलते भी थे। अंग्रेज भी एक तरफ था, एक तरफ कांग्रेस था। तो ऐसे दलितों को तो बाबा साहब को भी गाली देना चाहिए कि वो भी गद्दार निकल गए, कि कांग्रेस में जाके शामिल हो गए। 70 साल में जो पेट निकला ना, इसे थोड़ा चर्बी भी बढ़ा है, बाबा साहब समझौते नहीं किए रहते तो खेत में मजदूरी करते रहते और भाषण देना भी नहीं आता। वो समझौते की वजह से ही मिला। ये बात नहीं समझते, मैं कह रहा हूं, आप बात समझ रहे हो। दिन रात भाई सिचुएशन, राजनीति में आप अकेले जीत सकते हैं क्या? बताओ मुझे। अगर दलित लोग जीत लेता अकेले, पूरा हुक्मरान देश का बन जाता, तो सबसे पहले तो पंजाब में बनना चाहिए था। यहां तो सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की आबादी है कि नहीं? कितना? 30% से ज्यादा है। 38% यहां नहीं बन रहे हो, तो देश में हवा किसको दिखा रहे हो? ये सवाल समझने के हैं। राजनीति इतनी आसान चीज नहीं है, उसमें पेचेज होते हैं, लेयर्स होते हैं। तो ये जो लोग ये सब समझा रहे हैं, बोलिए जरा राजनीति की पहले किताब पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ के जाओ, तैयारी करके जाओ, तब बात समझ में आए। इतना आसान होता तो सबसे पहले पंजाब में बनना चाहिए था। पंजाब में बीएसपी कई बार जीती भी, काशीराम जी भी जीते, और 2-3 बार यहां से लोग जीते भी। होशियारपुर से जीते थे, उसके पहले नवासी में एक जीते थे। हाँ, नाम मैं भूल रहा हूं थोड़ा सा। उसके बाद क्या हुआ? तो दोस्तों, जब डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में गए तो कांग्रेस के रिकमेंडेशन, कांग्रेस के कोई प्रवक्ता नहीं हूं मैं, खाली इतिहास समझा रहा हूं कि गांधी को गाली देते रहो, सबको गाली देते रहो, आरएसएस वाला को नहीं बोलोगे। नहीं, मालवीय नहीं है, सिग्नेचर तो मालवीय के है, उसमें गांधी के सिग्नेचर नहीं। पता है कि नहीं? पार्टी जो है मदन मोहन मालवीय है पार्टी। मैं इतिहास का छात्र हूं, इसलिए इतिहास को संदर्भों में रखकर बता रहा हूं। मानना आपका काम है, मानना मानो, नहीं मानना है मत मानो। आखिर 47 के पहले आरक्षण लागू होने से पहले आपके पास क्या था ये बता दो। पंजाब में भी आए थे वो सेंसस में, डॉक्टर अंबेडकर, पूरा रिपोर्ट है पंजाब का। हाँ, आए थे पंजाब में। और 1951 में जाके देखो कितना लुधियाना, जलंधर में कितना उनके भाषण है। सारे अंबेडकर वहां पे जाके देखना, सारा एपिसोड बना हुआ है। भाई बाबा साहब तो 1956 में परिनिर्वाण हो गया, ये कह रहा हूं साहब। 1956 डेथ हो गया बाबा साहब का।
उसके बाद आप आ जाओ 1990 तक, आप लोगों को जितनी नौकरी मिली उसी दर में आप मिली होगी ना। बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो बैंक में कोई नौकरी कर पाता हमारा आदमी? जरा बताइए, अगर नेशनलाइजेशन नहीं होता बैंक का, कर पाता? पीएसयू जितने अगर नहीं बनते तो हमारे लोग जनरल मैनेजर एजीएम बनते? नहीं बनते। इसलिए नशे में नहीं रहना चाहिए आदमी को। एक्चुअल सिचुएशन क्या है? अभी ये सरकार सारे जगह दमन चल रहा है। मेरी दूसरी बैठी धरना पर, मेरी लड़ाई चली रही है, सारे जगह दमन हो रहा है। जो अपने से नहीं करते कोर्ट से करवाते, सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तहस नहस आरक्षण की धज्जियां हो रही है। इसके खिलाफ आंदोलन नहीं होगा। नहीं, हमारे नेता ही कहते हैं कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, केस हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। तो नौकरी है कहां बताओ? नौकरी तो है ही नहीं, खत्म हो रहा है। कहां निकल रहा है? पहले स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकलता था, बैकलॉग निकलता था, मुझे याद है 89 के पहले, 90 के पहले स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, बैकलॉग। अब कहीं सुने आपने? तब भी ये समाज जो है ना नींद में सोया हुआ है, तब भी रात में सपने देखता है कि इस देश का हुक्मरान बने। टू मच पॉलिटिक्स। अरे भले लोग जिंदा रहेंगे, मिडिल क्लास रहेंगे, यहाँ आपके पास कुछ संसाधन होंगे, तब यहाँ बैठ के हम लोग बहस कर रहे हैं। जिसका मिडिल क्लास नहीं हुआ उसकी कोई राजनीति भी नहीं हो सकती। यूरोप में अगर डेमोक्रेसी आया, कैपिटलिज्म आया, तो पहले बुर्जोजी वहां तैयार हुआ, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज तैयार हुआ। खाली यहाँ बाबू लोग के बल पे राज सत्ता पे कब्जा पा। कैसे? एक एक इलेक्शन में 50-50 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं आजकल, है नहीं है? लेकिन नशा आपको घूम घूम के, कुछ बहुत सारे संगठन है, घूम घूम के चंदा पाएगा और खाली आपको नशा में रखेगा कि तब देश में कब्जा हो जाएगा और संसद में चढ़ जाएंगे, संसद हमारा हो जाएगा और उसके बाद हम सारे प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। किस्तों में समस्या का समाधान होता है। अरे बाबा साहब के बाद जगजीवन राम भी है, उनकी वजह से लाखों लाख लोगों को नौकरियां मिली कि नहीं मिली? मिली। पोस्टल डिपार्टमेंट में, रेलवे में तमाम नौकरियां मिली। तो वो सब कुछ नहीं आ रहा, सब नौकरी खत्म हो रही। अब तभी इनका शत्रु नंबर 1 बीजेपी नहीं, आरएसएस नहीं। जो प्रचार भाषण सुनिए तो गौर से सुनिए, थोड़ा इतिहास दृष्टि रखिए, सोचने समझने की ताकत बनाइए कि सारा कुछ बेच रहा है। ये आपके जो है ना पूरा कपड़े फाड़ देंगे कुछ दिन में। 15 साल चल रही है, 15 साल में कोई नौकरी नहीं मिलेगा, सब खेत में जाके काम करना पड़ेगा। अब तभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा शत्रु कौन है, हम लोग किस बात के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? मेरी नौकरी तो है। क्यों विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में आपके बच्चों की एंट्री प्रॉब्लमेटिक है कि वहां जाएगा तो हमारे जैसे 2-4 लोग पैदा हो जाएंगे, फिर सवाल खड़े करेंगे। दोस्तों, बात तो बहुत है कहने की, थोड़ा सा गंभीर माहौल में, इसको मजाक में मत लीजिए। जिस तरीके से 10 सालों में, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि दलितों का कोई स्वर्णिम काल था, कभी नहीं था। दलितों का कोई स्वर्णिम काल नहीं था, संघर्ष हर समय था। लेकिन पहले जो है थोड़ा सा लोग सिंपैथी रखता है, अरे बहुत दिन से एट्रोसिटी हुआ है, थोड़ा सिंपैथी रखता, थोड़ा मरहम लगा देता था। और अब जब से इन लोगों को नशा चला के हम खुद ही राजा बनेंगे, तब तक आपसे कोई वोट मांगने नहीं है ना। कोई सिर्फ इतना एट्रोसिटी जो होता है, हमले हो जाता है, कोई नहीं जाता, कोई मांगने भी नहीं जाता, पूछता भी नहीं। आप बताओ कितना दिन संसद में और विधानसभाओं में इसमें चर्चा हुई है? पहले चर्चा होती थी, चर्चा अब कहां चर्चा हो रही? क्योंकि आप अपने राइट्स को लेकर खुद ही सीरियस नहीं। और बड़े इसलिए हम देखिए, ऐसा है, हमारा YouTube चैनल कोई देखे ना देखे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बहुत लोग इस चक्कर में रहता है कि हम अपने समाज का क्रिटिक हम नहीं करेंगे, उसकी समीक्षा हम नहीं करेंगे, और हाँ जी करते रहेंगे। तो जो नशा जहर चढ़ाए हुए है कि जब एक बार हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब सब कुछ ठीक कर देंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए 272 सीट चाहिए, कम से कम 50 तो चाहिए ही, तभी तो कॉम्प्रोमाइज तभी होंगे। तो 50 सीट के लेके आओगे, प्रधानमंत्री बनोगे तो सब तुम्हारा नहीं चलेगा, तो कॉम्प्रोमाइज होगी। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं जहां जा रहा हूं ये सब बात कहना जरूरी है कि जो मिला तो बचाए कि नहीं बचाए। तो बोले नहीं बचाए जी, क्यों? तो हमें पूरा देश कब्जा करना है, लो कर लो, जो मिला वो है ही नहीं।
हीरा चोरी में पकड़ के जेल भेज रहे हैं आरोप में, हीरा चोर सब इंग्लैंड घूम रहा है, तब भी दिमाग नहीं खुल रहा है। अरे बेटा को बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाई जी, तो नहीं जी, तो बीसीएस दे रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाओ, जरा 500,000 करोड़ का अंपायर बनवाओ, यूट्यूब चैनल क्यों, बड़ा सैटेलाइट टीवी खोलो, तो वो सब नहीं करेंगे, तो कहां से हुक्मरान कैसे बचे? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और जैसे अगर कबूतर रेत में अपनी आंखें छुपा ले ऐसे और सोचे कि बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्ली का नहीं कबूतर का है, ये समझिए। चलते चलते थोड़ी सी बात मीडिया और संस्थानों पे कह देता हूं। कहने के लिए तो पूरा मेरा एक आर्टिकल छपा हुआ है, मैंने पब्लिश किया था कि डॉक्टर अंबेडकर मीडिया को लेकर क्या कहते हैं। कुछ एक आध पैराग्राफ सुना दूंगा, उसमें लंबा है। डॉक्टर अंबेडकर 14 वर्ष तक चंदा मांगे, अठन्नी 1 रुपया, ठीक है सर, 14 वर्ष तक, और 14 वर्ष तक चंदा मांगकर 1,75,000 रुपए उन्होंने इकट्ठा किया। और उस फंड का नाम था इमारत फंड, इमारत फंड। उन्हें 14 वर्ष तक 54-58 1 रुपया से क्यों जमा करना पड़ा? क्योंकि वो जानते थे कि हम लोगों के पास, आप जाकर पुराना उठा के देखो तो सब जातियों की अपनी धर्मशाला, अपने हॉस्टल्स होते, जाट धर्मशाला, गुर्जर धर्मशाला, मारवाड़ी धर्मशाला होते हैं, उनके हॉस्टल भी होते हैं। हमारे लोगों के पास कुछ है ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बॉम्बे में एक हमें बड़ा शानदार जो है भवन बनाना है, जहां लोग हमारे आके बैठ सके, बातचीत कर सके, रजिस्टर रखे, उसमें अपनी शिकायत मेंशन कर सके। और 1,75,000 में दलित भाई लोग 75,000 दिए थे और 1 लाख उनके दोस्तों ने दिया, सब दलित नहीं थे। वो अपना मकान नहीं बनवाए, वो सार्वजनिक भवन बनवाए और उसमें लोग जाके बैठ के बातचीत करें। इसलिए मैं बधाई देता हूं कि वो भवन तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन इस भवन में उसकी छवि मैं देख रहा हूं। इसका इम्पोर्टेंस अपने घर में खूब तरह का लगाएंगे, थोड़ा कंट्रीब्यूट करके। मैं समझता हूं कि इस पर मैं एक स्टोरी भी तैयार करूंगा और देश के हर जिले में इस तरह का भवन होना चाहिए कि जहां लोग बैठ सके, बातचीत कर सके, विचार मंथन हो जाए। सबको हाजी हाजी कहना जरूरत नहीं, मेरे से डिसएग्रीमेंट है तो सामने कह दिया जाए कि हम आपसे सहमत नहीं, मान लूंगा। यही तो डेमोक्रेसी, यही डेमोक्रेसी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने, देखिए उस समय के मीडिया और इस समय के मीडिया में अंतर है। डॉक्टर अंबेडकर के जमाने में सिर्फ रेडियो और प्रिंट, ठीक है जी, रेडियो और प्रिंट। अब कितना आसान हो गया है, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे अंबेडकर नामा शुरू हो गया, 50,000 लोग रोज सुन रहे हैं। तो अब टेलीविजन है, सैटेलाइट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है, तमाम है। और सोचिए उस अकेले इंसान को कितना मेहनत करना हुआ होगा नायक निकालने के लिए। साहू जी महाराज ने उनको 2500 रुपया दिया अखबार के संचालन के 1920-21 के आसपास। तो उस समय भी जो मीडिया थी वो गोदी मीडिया ही थी। अगर उस समय अंबेडकर का ये भाषण पढ़ो तो लगेगा कि आज उस समय जो कांग्रेस के बारे में लिख रहे हैं वो आज कांग्रेस हटा दो, वहां बीजेपी डाल दो, बाकी सबसे कह रहे हैं कि सारा बनिया और मद्रासी ब्राह्मण कंट्रोल, सारा मीडिया जो है समझ है। तो मैं एक आध पैराग्राफ सुना देता हूं, आप एक आध पैराग्राफ सुनाता हूं। 1943 का 1943 18 जनवरी महादेव गोविंद रानाडे की 101वीं जयंती में अंबेडकर भाषण देने गए थे और उसमें जो टाइटल था भाषण का वो था रानाडे, गांधी और जिन्ना, रानाडे और गांधी। उसमें कह रहे हैं कि मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूं, मैं उनकी आलोचना को महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना, भर्त्सना एवं निंदा करना जानते हैं।
निंदा कर, शिकायत कर। वे तो मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से पेश करते हैं और उसका गलत मतलब निकालते हैं। मेरे किसी भी काम में कांग्रेसी पत्र प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूं कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह द्वेष और बैर भाव, दुश्मनी, अछूतों के खिलाफ हिंदुओं के घृणा की अभिव्यक्ति है, अछूतों के खिलाफ घृणा की अभिव्यक्ति है, तो अनुचित नहीं होगा। उनका यह द्वेष मेरे प्रति व्यक्तिगत हो गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेसी पत्रों को तब भी कष्ट होता है जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूं जो पिछले अनेक वर्षों से कांग्रेस की आलोचना का विषय तथा लक्ष्य रहा है। जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूं जो विगत अनेक वर्षों में कांग्रेसी पत्र इन गालियों की बौछार मुझ पर करते हैं, वे कितनी भी तीखी या गंदी क्यों न हो, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। आजकल बाबा साहब की बहुत पूजा हो रहा है, खाली पूजा हो रहा है, गले में माला है, विचारों में ताला है, पूजा हो रहा है बहुत ज्यादा। मैं मूर्ति भंजक हूं, मतलब मूर्ति तोड़ने वाला हूं, मूर्ति बनाने वाला नहीं, पूजक नहीं हूं, मूर्ति भंजक हूं। मेरा आग्रह है कि मैं यदि श्री गांधी तथा श्री जिन्ना से घृणा करता हूं, उतना आज का एक्टिविस्ट सब नहीं कर सकता, तो उसका कारण यह है कि मैं भारत से अधिक प्यार करता हूं, मैं इस देश से अधिक प्यार करता हूं। यह एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है, एक नेशनलिस्ट की सच्चा समर्पण। मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश व्यक्ति से भी महान होता है। आजकल देख रहे हैं हर जगह आपके वैक्सीन टीका पे भी, कोविड में भी मोदी जी हैं, 5 किलो राशन में भी मोदी जी हैं, सब जगह वही है और कुछ नहीं थे। श्री गांधी या जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा में जमीन आसमान का अंतर है और वे परस्पर विरोधी भी। आज अगर उठाकर देख लीजिए इस बात को, तो जिस तरह से एक व्यक्ति विशेष दलितों का कोई न्यूज नहीं दिखाता है, कोई न्यूज नहीं दिखाएगा भी तो उल्टा दिखाएगा। जैसे 2 अप्रैल 18 का जो है भारत बंद में उल्टा ही दिखा रहा था सब कि दलितों ने हिंसा की, तो आज भी मामला वही है। आगे एक और अपने लेख में कह रहे हैं कि भारत के लोग, भारत से बाहर के लोग, मतलब विदेश में जो बैठे हैं, विश्वास करते हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र संस्था है जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है, यहां तक कि अस्पृश्यों का, अछूतों का। इसका कारण यह है कि अस्पृश्यों के पास अपना कोई साधन नहीं है जिससे वे कांग्रेस के मुकाबले में अपना दावा जता सके। अस्पृश्यों की इस कमजोरी के और भी कई कारण। अस्पृश्यों के पास अपना कोई प्रेस नहीं है, कांग्रेस का प्रेस उनके लिए बंद है, उनसे अस्पृश्यों का रत्ती भर भी प्रचार प्रसार न करने की कसम खा ली। अस्पृश्य अपना प्रेस स्थापित कर भी नहीं सकते। यह स्पष्ट है कि कोई भी समाचार पत्र बिना विज्ञापन राशि के नहीं चल सकता है। पैसा केवल व्यवसायिक विज्ञापन से, एडवर्टाइजमेंट से आता है, चाहे छोटे व्यवसायी हो या बड़े, सभी कांग्रेस से जुड़े हुए। आज किससे जुड़े हुए? आज हम कांग्रेस कांग्रेस की आलोचना करेंगे बीजेपी, ये तो क्लैरिटी होनी चाहिए। उस समय बीजेपी थी, उस समय आरएसएस अंग्रेज का मुखबिर बनी हुई थी, है? तो अभी जो सामने होगा उससे लड़ोगे, कांग्रेस से लड़ोगे, तो बात तो सही है। यहाँ पे इससे ज्यादा किसी ने आलोचना नहीं की होगी अम्बेडकर से ज्यादा, और 43 में ये सब बात कर रहे हैं और 47 में जाकर 48 में वो संविधान सभा में भी जा रहे हैं। तो ये आधा बात आप लोगों को बता के गुमराह करता है, लोग उसे सावधान नहीं। पैसा केवल व्यवसायिक विज्ञापन से आता है, चाहे छोटे व्यवसायी हो या बड़े, सभी कांग्रेस से जुड़े हैं और गैर कांग्रेसी संस्था का पक्ष नहीं ले सकते। भारत की समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस का स्टाफ संपूर्ण रूप से, पूरे रूप से मद्रासी ब्राह्मणों से भरा। आज का आंकड़ा भी है इसमें दिया हुआ, आज कितने कौन है। 2006 में जो है ना एक सर्वे हुआ था मीडिया का, 73% अपर कास्ट मेल है पूरे मीडिया में, दलित कहीं कुछ नहीं है, ओबीसी 4% है। अभी आज की हालत मद्रासी ब्राह्मणों से भरा पड़ा है। वास्तव में भारत का संपूर्ण प्रेस उन्हीं की मुट्ठी में है और पूर्ण रूप से कांग्रेस के पिट्ठू में, जो कांग्रेस के विरुद्ध किसी समाचार को नहीं छाप सकते। यही कारण है कि प्रेस अस्पृश्यों की पहुंच के बाहर है, परंतु किसी हद तक स्वयं अस्पृश्यों में प्रचार करने की प्रवृत्ति की कमी,
अपना बात प्रचार नहीं करें, लाभ आता है।